आज कत्ल की एक ऐसी कहानी है जिसमें चार किरदार हैं और ये चारों शक के घेरे में हैं। लेकिन अभी भी पुलिस ये तय नहीं कर पा रही है कि इसमें से असली कातिल कौन है। कहानी बेहद अजीबोगरीब है। कहानी मुंबई की है। कहानी 2007 की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी एक लड़की, स्नेहल नाम था। स्नेहल जो थी वो मुंबई के अंधेरी कॉलेज में, वल्लभ भाई पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो अंधेरी में है, वहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और मुंबई के डोंबिवली इलाके के मीनात कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहा करती थी। स्नेहल के पिता जो थे वो हिंदू राव गवारे, वो कोऑपरेटिव बैंक में काम करते थे। स्नेहल की माँ कल्पना एक स्कूल टीचर थी और स्नेहल की एक बड़ी बहन थी शीतल, जो लंदन में पढ़ाई कर रही थी। कुल 4 लोगों का ये परिवार था। पिता हिंदू राव, माँ कल्पना, शीतल और स्नेहल। बड़ी बहन लंदन में थी और 3 लोग यहाँ डोंबिवली इलाके में इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहा करते थे। हम्म, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी 19 जुलाई 2007 सुबह रोजाना की तरह हिंदू राव गवारे अपने बैंक चले गए ड्यूटी पर। करीब 8:30 बजे घर से निकले। माँ का स्कूल था, वो और पहले निकल गई। कल्पना वो भी स्कूल चली गई, मतलब कॉलेज चली गई। कल्पना स्कूल चली गई अपने, क्योंकि वो टीचर थी, और स्नेहल कॉलेज चली गई। सबसे पहले स्नेहल घर लौट कर आती थी, उसके बाद माँ आती थी और उसके बाद पिता जो थे वो 7 साढ़े 7 बजे आया करते थे। तो अब तीनों लोग 19 जुलाई 2007 की सुबह घर से निकल गए। शाम करीब 4:30 बजे कल्पना घर लौटी, स्नेहल की माँ। जब घर लौटती है तो देखती है कि घर के दरवाजे पर स्नेहल की चप्पल पड़ी है। घर का दरवाजा बाहर से कुंडी लगा हुआ था, चप्पल बाहर है। वो कुंडी खोलती है, अंदर जाती है तो घर के अंदर जाते ही पहले एक हॉल था। हॉल है तो उस हॉल में टेबल पर एक गिलास पानी रखा हुआ था। फिर वो सोचती है कि वो बाहर से कुंडी लगाकर कहाँ चली गई, लेकिन चप्पल बाहर था तो उसे लगा हो सकता है वो यहीं है। उन्होंने स्नेहल का फोन मिलाया, स्नेहल का फोन स्विच ऑफ था। फिर उसकी नजर पड़ी एक मैसेज पर जो स्नेहल ने 3:35 पर अपनी माँ के मोबाइल पर भेजा था, जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, वो ब्लैंक मैसेज था। और उसके बाद जब इसकी माँ फोन कर रही है, 4:30 बजे आई, तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। एक आध 2 घंटा बीत गया, उसे लगा कि इधर उधर होंगे, इधर उधर होगी। 7 बजे जब उसके स्नेहल के पिता घर पहुंचते हैं तो बताती है उसकी माँ कि इस तरह से स्नेहल का मोबाइल बंद है और एक गिलास रखा हुआ था हॉल में, बाहर से कुंडी लगा हुआ था, चप्पल बाहर थी। पिता भी उसके अगल बगल सब दोस्तों वगैरह से पूछते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं, कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद ढूंढते ढूंढते करीब रात 10:30 बज जाते हैं। दोनों पति पत्नी परेशान, वो दोनों डोंबिवली पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाकर स्नेहल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट लिखाने के बाद हिंदू राय और कल्पना घर लौटते हैं। फिर तब तक पड़ोसियों और रिश्तों को भी जानकारी मिल गई थी। कल्पना के स्कूल के जो स्कूल टीचर और उसके दोस्त सब थे वो भी इसके घर पहुंचे थे उसको ढूंढने के लिए। हिंदू राय गवारे और कल्पना भी घर पहुंच गए थे। अब सब चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। पूरी रात ये लोग इधर उधर ढूंढते हैं, फोन करते हैं और उसके बाद जाग कर ही निकाल देते हैं। हॉल में तब हिंदू राय गवारे रात में बैठे हुए थे, एक दो दोस्त के साथ भी। उधर उसकी माँ अंदर बेडरूम में बेड पर बैठी हुई थी और जो उसकी टीचर वगैरह थी उसके कल स्नेहल की दोस्त लोग थी उसके साथ। पूरी रात फोन करते करते बीत गई, स्नेहल की कोई खबर नहीं मिली। हस्बैंड और वाइफ अलग अलग हॉल और कमरे में बैठे हुए थे। सुबह करीब 5:30 बजे का वक्त होता है। अचानक हिंदू राव गवारे को बेडरूम से एक चीख सुनाई देती है और ये चीख चीख किसी और की नहीं बल्कि उसकी बीवी कल्पना की थी।
चीख सुनते ही हिंदू राय गवारे और उसके दोस्त जो बैंक के एम्प्लॉय थे वो भाग के बेडरूम में पहुंचते हैं। तो दोनों देखते हैं कि कल्पना वहां खड़ी है और मुंह पर हाथ है और उसकी सहेली दोनों के होश उड़े हुए हैं और वो हाथ से एक तरफ इशारे कर रही है बेड के तरफ। उसे बेड के तरफ एक हल्का सा पैर कोई नजर आता है। वो चकित होकर उस गद्दे को बेड को जब हटाते हैं तो देखते हैं कि बॉक्स के अंदर स्नेहल पड़ी हुई है, जिसे पिछले करीब 12 घंटे से ये लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे। वो बेड के नीचे पड़ी हुई थी उस बॉक्स के अंदर। उसके मुंह पर सफेद रंग का कपड़ा जो है उसके मुंह में ठूसा हुआ था। दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। पहली नजर में ही देखकर लग गया था कि वो अब जिंदा नहीं है, लेकिन बदहवास माँ बाप और उसके जो सहयोगी थे बॉडी को बाहर निकालते हैं और फौरन नजदीकी अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर बता देते हैं कि अब जिंदा नहीं है। पुलिस को खबर की जाती है। अब जिस पुलिस के पास वो लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने गए थे 10:30 बजे, अब वो रिपोर्ट चेंज होकर एक मर्डर में तब्दील हो जाती है। तो मिसिंग अब मर्डर केस बन चुका था। लेकिन सवाल ये था कि स्नेहल को जिसे पूरे तमाम रिश्तेदारों दोस्तों के पास ढूंढा जा रहा था, वो अपने ही घर के बेडरूम के बॉक्स के अंदर क्यों पड़ी हुई थी और दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। ये साफ था कि कत्ल का मामला। तो पुलिस ने जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब तक आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दम घुटने के कारण स्नेहल की मौत हुई है, लेकिन जो हुलिया था उसे साफ था कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं था, क्योंकि हाथ पीछे से बंधे हुए हैं, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है, बॉक्स के अंदर उसे डाला गया, फिर बेड रख दिया गया। तो वो बॉक्स को खोल भी नहीं सकती थी, बाहर भी नहीं आ सकती थी सांस, तो जिसकी वजह से उसका दम घुट गया और वो मर गई। और सीधा सीधा ये कत्ल का एक मामला था। पुलिस ने जांच शुरू की। घर वालों से पूछा कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर, कोई वैसी दुश्मनी। तब घर वालों ने बताया कि हाँ, स्नेहल की माँ ने बताया, कल्पना ने, कि स्नेहल का एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है हिरेन राठौर और इन दोनों की दोस्ती है और स्नेहल अक्सर उससे बात करती है। अब जब पुलिस को पता चला कि हिरेन राठौर उसका बॉयफ्रेंड है तो पुलिस ने फौरन राठौर को कांटेक्ट किया। हिरेन राठौर जो था उसने जो कहानी बताई कि 2004 में जब वो दोनों कॉलेज में थे तभी दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात दोस्ती में बदली और दोस्ती फिर प्यार में बदल गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वो अक्सर ना ही सिर्फ प्यार करते थे कि वो अक्सर स्नेहल के घर भी आया करता था और इस रिश्ते के बारे में स्नेहल की माँ कल्पना को सारी जानकारी है। माँ ने भी बताया हाँ वो आता है। बाप को लेकिन पता नहीं था। तो इसके बाद अब उससे पूछा गया क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये घटना कैसे हुई। तो फिर हिरेन राठौर ने बताया कि पिछले हफ्ते से दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था और झगड़े की वजह यह थी कि एक हफ्ता पहले हिरेन अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया था और उस पार्टी की जानकारी जब स्नेहल को पता चली तो वो गुस्सा हो गई। उसे पार्टी में जाना और जिन दोस्तों के साथ वो गया था उसके साथ जाना वो पसंद नहीं था उसे। तो उसने बातचीत बंद कर दी, लेकिन बहुत समझाने पर वो मान गई। तो फिर ये तय हुआ कि एक हफ्ते तक हम लोग थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे कि अभी थोड़ा बिजी भी हैं। और उसने कहा कि इस एक हफ्ते में उसका मोबाइल भी खराब हो गया। हिरेन ने कहा तो वो बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाता था, तो मैं तभी मोबाइल को ऑन करता था जब मुझे कहीं कॉल करना होता था। तो लेकिन पिछले 2 दिन में क्या हुआ वो मुझे नहीं मालूम। अब हिरेन के इस बयान के बाद जो पुलिस को उसने दिया, उसके बाद पुलिस ने पता करना शुरू किया कि ये क्या कर रहा है, क्या करता है, उस दिन कहाँ था। तो पता चला कि हिरेन मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा था और ये मुंबई में ही वोल्टाज कंपनी है, उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर 2007 जुलाई से काम कर रहा था। और जिस दिन 19 जुलाई की ये बात है, उस दिन उसने कहा कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक ऑफिस में था और इस ऑफिस में रहने के दौरान मेरे बहुत सारे जो कलीग थे वहाँ कुछ ट्रेनिंग भी थे, मैं उसके साथ था। तो मेरी मौजूदगी इस घर पर नहीं थी
जहां ये स्नेहल रहती थी, बल्कि उस कंपनी के ऑफिस में थी। अब एक वक्त में एक शख्स दो जगह तो नहीं हो सकता, तो पुलिस ने उसके बयान के बाद उसके ऑफिस पहुंचा, वोल्टाज कंपनी के। वहां पर पूछताछ की। उस कलीग ने बोला कि हाँ, ये सुबह आया था और सुबह शाम 5:30 तक यहाँ पर था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब अटेंडेंस रजिस्टर को अपने कब्जे में लेने के लिए मांगा, तो पता चला कि उसी दिन 19 जुलाई का अटेंडेंस रजिस्टर गायब है। और ये पता चला कि जो भी एम्प्लॉय जाता था वहां पर, वो साइन करता था, टाइम लिखता था, कितने बजे इन कितने बजे आउट। तो खैर अलग अलग अब मशीनें आ गई हैं, लेकिन उस वक्त वहां लिखना पड़ता था। तो वो जो अटेंडेंस रजिस्टर था उस कंपनी में, खास तौर पर उस दिन का, वो गायब था। अब ये बड़ी अजीब बात थी। लेकिन 3 गवाह ऐसे थे जो कह रहे थे कि हाँ, हिरेन यहाँ आया था और हमारे साथ था और शाम तक था। अब पुलिस के हिसाब से जो कत्ल हुआ वो करीब दोपहर से लेकर 4:30 से पहले हुआ, क्योंकि 4:30 बजे कल्पना घर पहुंच चुकी थी। और 9 बजे के बाद हुआ, क्योंकि 9 बजे से पहले स्नेहल उन लोगों के साथ थी जब माँ बाप अपने अपने काम पर निकले। अब यहाँ हिरेन का ये था कहना कि वो 9:30 से लेकर 5:30 तक दफ्तर में रहा और 3 गवाह भी है। लेकिन गवाहों पे तो भरोसा करे, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर सो गायब है, वो शक पैदा कर रहा है। लेकिन पुलिस क्या करे? पुलिस अपनी जांच कर रही है। कोई सुराग और सबूत नहीं मिल रहा था। इधर स्नेहल का मोबाइल गायब था। लेकिन करीब एक हफ्ते बाद स्नेहल का मोबाइल मिल गया। और ये मोबाइल मिलता है क्योंकि पुलिस सर्विलांस पे उस मोबाइल को लगा रखा था। तो एक किराना दुकान का जो है लोकेशन मिलता है, जिस दुकान के अंदर वो मोबाइल का लोकेशन मिला। पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस उस दुकानदार से पूछती है, मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो उसने कहा कि मुझे एक शख्स आया था, उसने बोला कि मोबाइल ये रास्ते पर कहीं पड़ा हुआ था तो मेरे पास बेचने आया, मैंने 3,500 रुपये दिए और ये मोबाइल खरीद लिया। तो उसने कहा, पुलिस ने कहा कि हुलिया बताओ जो बेचने आया था। उसके बाद उस हुलिया के आधार पर एक स्केच बनाया। उसके बाद उस स्केच को स्नेहल के घर वालों को दिखाया गया, लेकिन उसमें से किसी ने उसे पहचाना नहीं। पुलिस के हाथ खाली और मामला हाई प्रोफाइल। अब डोंबिवली पुलिस सोच रही कि क्या करें। इसी दौरान पुलिस ने कहा कि अब थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड को टटोलते हैं। हिरेन को तो चेक कर लिया, फैमिली को भी चेक कर लेते हैं। और इसकी जो बहन थी वो शीतल, इसको लंदन में खबर दी गई, वो भी आ गई। तो पुलिस ने जब फैमिली बैकग्राउंड को टटोलना शुरू किया तो कई चीजें सामने आई। एक पहली चीज ये पता चली कि जो हिंदू राव गवारे हैं, उसके खिलाफ उसकी बड़ी बेटी शीतल ने पुलिस में कंप्लेन लिखा रखी है पहले, मारपीट की। दूसरी पता चली कि हिंदू राव गवारे और उसकी पत्नी कल्पना में बहुत झगड़ा होता है। और इस झगड़ा की वजह यह है कि हिंदू राव के एक रिश्तेदार है अनिल नाम का। तो हिंदू राव को शक था कि अनिल और उसकी वाइफ कल्पना का संबंध है। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था। लेकिन इस झगड़ा में हमेशा शीतल और स्नेहल अपनी माँ का साथ देते थे। तो ये नया खुलासा हुआ कि माँ का अफेयर है अनिल नाम के लड़के के साथ, अनिल नाम के रिश्तेदार के साथ। फिर अगला कि खुद हिरेन ने बताया था कि वो और स्नेहल एक दूसरे को प्यार करते थे और वो अक्सर घर आया करता था। और ये पूरी जानकारी माँ को है, लेकिन हिंदू राव गवारे को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हिरेन कोई ऐसा है जिसका उसकी बेटी से अफेयर है और वो घर भी आता है। माँ ने ये बात छुपाई। तो ये अब सवाल ये था कि माँ और दोनों बेटी, एक तरफ बाप के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी, और उसमें चौथा किरदार अनिल, जिसके बारे में ये कि कल्पना के साथ अफेयर। अब पुलिस की नजर में यहाँ पर बेटियां, एक तो स्नेहल वहां थी, शीतल लंदन में थी उस वक्त। तो शक के घेरे में घर के अंदर से 3 लोग आ गए। पहला हिंदू राव गवारे यानी स्नेहल का बाप, दूसरा कल्पना, और तीसरा अनिल, जो कल्पना का जिसके साथ अफेयर की बात थी। अब पुलिस की कहानी ये थी कि ये 3 क्यों हो सकते हैं। चौथा तो बॉयफ्रेंड जो हिरेन राठौर है वो तो था ही था। तो स्नेहल के कत्ल की अब पूरी जांच के बाद ये 4 कैरेक्टर अब शक के घेरे में आते हैं। और इस घेरे में आने की वजह जो है, पहले 3 की बात करते हैं, बॉयफ्रेंड को अलग रखते हैं। स्नेहल का कत्ल घर में हुआ।
लाश बेड के अंदर से मिली। इसका मतलब है कि कातिल कोई जानकार था जो घर तक पहुंचा। अनजान आदमी आकर ऐसा घर पे आने की करने की हिम्मत नहीं करता, तो अब कैसे हो सकता है और क्या मोटिव हो सकती है? पहला मोटिव जो पुलिस ने खुद अपना जो कहानी बनाया वो हिंदू राव गवारे है। पुलिस का मोटिव ये कि कल्पना और अनिल के बारे में, रिलेशन के बारे में उसको पता था और उसका और हिरेन राठौर की कुछ जानकारी उसको मिली और गुस्से में उसने अपनी बेटी को मार डाला। पहली थ्योरी ये। दूसरी थ्योरी ये कि कल्पना ने स्नेहल को मार दिया, अपनी ही बेटी को। वजह यह कि कल्पना और जो अनिल गवालेकर, उनके रिश्तों को स्नेहल ने जान लिया, सच्चाई पता चल चुकी और उसने कहा होगा कि मैं अपने बाप को बचा दूंगी, तो इसीलिए खुद माँ ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया और इस कत्ल में अनिल ने कल्पना का साथ दिया। ये तीन हो गए। अब चौथा हिरेन कि आपस में झगड़ा हुआ, कुछ और बात है, रिलेशनशिप तोड़ने की बात हो, तो हिरेन ने ये कत्ल किया और उसके बारे में शक ये भी बन रहा था कि उसी दिन का अटेंडेंस रजिस्टर गायब था। तो चार किरदार हैं पुलिस के सामने, लेकिन सबूत कोई नहीं है, कहानियां तमाम है। तो फिर पुलिस ने कह दिया कि इन चारों का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद फॉरेंसिक टेस्ट करा गया इन चारों का। पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, झूठ पकड़ने की मशीन जो होती है उस वो सारी। उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग हुई, इन सब की पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ ही। तो ये जब सारे टेस्ट हुए, उसके बाद फॉरेंसिक टीम ने अपनी जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में जो अनिल है उसको क्लीन चिट दे दी गई कि इससे उससे पूरा लगा कि ये सच बोल रहा है। कल्पना को भी ये कहा गया कि माँ भी सच कह रही है, उसे भी क्लीन चिट दी गई। जो बॉयफ्रेंड हीरोइन राठौर है उसके बारे में जो फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आई वो ये थी कि लगभग सच बोल रहा था, लेकिन जब उससे दो बार ये पूछा गया कि क्या स्नेहल के कत्ल में तुम्हारा हाथ है, तो दोनों बार उसने नो बोला। लेकिन जब वो नो बोला, उस नो में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हार्ट बीट और बाकी चीजें, जुबान जो है वो साथ नहीं दे रहा है। तो ये साइंटिफिक जो टेस्ट इस तरह की होती है, उसमें जो है जुबान, दिल की धड़कन और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीजों को नापा और मापा जाता है। इसी हिसाब से पता चलता है कि सामने वाला सच बोल रहा है और झूठ बोल रहा है। तो जब हिरेन ने दो बार नो बोला, तो उस नो में थोड़ा सा डाउट है, उसमें थोड़ा सा घबरा रहा है। डाउट है कि ये शायद झूठ बोल रहा है, लेकिन बाकी जगह पर उसे क्लीन चिट दे दी गई। सिर्फ दो जगहों पर कुछ सेकंड का मामला जो है वहां पर उसे डाउट किया गया। उसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो हिंदू राव गवारे है उसका जो सारा टेस्ट हुआ, उसमें उसकी जो पूरी बातचीत थी और उसने जो पूरा बोला था, तो उसको पूरी तरह से सच भी नहीं मान सकते और पूरी तरह से झूठ भी नहीं बोल सकते। वो भी शक के घेरे में है कि कुछ उसने छिपाया है या फिर कुछ सच नहीं बोला है, लेकिन पूरी तरह से ये सही नहीं है। तो दोनों जगह जो ये रिपोर्ट थी वो कंफ्यूजन पैदा कर रही थी। एक ये कि हिरन राठौर का दो जगह पर जो नो, जो डाउट में है वो, और बाप के बारे में कि पुख्ता नहीं कह सकते हैं कि वो सच भी है या झूठ भी है। तो ये रिपोर्ट भी एक तरह से पुलिस के किसी काम नहीं आ रही थी। अब धीरे धीरे मामला, टाइम बढ़ता जा रहा था। आखिरकार ये फिर डोंबिवली इलाके की पुलिस स्टेशन से ये केस लेकर वहां की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया कि आप इस केस की जांच कीजिए। इधर इन सारी चीजों के बीच में 2007 में जो हिरेन राठौर, वो हायर स्टडी के लिए मुंबई से यूएस चला गया और यूएस में उसने जाकर, उसको मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी थी, तो ये यूएस गया और वहीं अपनी पढ़ाई करने लगा। यहाँ चूंकि पुलिस से उसके सारे पूछताछ हो गए, टेस्ट हो गए, और अभी तक पुलिस ने उसे अरेस्ट भी नहीं किया था क्योंकि ग्राउंड नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, सिर्फ कहानियां थी। तो उसको कोई रोक टोक था नहीं और वो भी भागा नहीं, बाकायदा उसका सब कुछ ये पहले से फिक्स था। जुलाई में ये इंसिडेंस हुआ, उसके बाद उसने एडमिशन के सारे फीस पैसे सब डाल रखे, जुलाई के लास्ट उसको जाना था, तो वो चला गया। इधर पुलिस की जांच जारी है, कोई सबूत नहीं मिल रहा है।
पुलिस ने इस दौरान फिर एक रिपोर्ट तैयार की और फिर अदालत में जाकर कल्याण के कोर्ट में कहा कि हमें कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, इसलिए इस केस को क्लोज कर देते हैं। तो कोर्ट ने मना कर दिया, आप क्लोज मत कीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन चालू रखिए, हो सकता है कुछ नए सबूत, कुछ नए गवाह मिले। तो ये सारी चीजें चलती रही। इसी दौरान में 2010 में होता यह है कि हिरेन राठौर के पिता की डेथ हो जाती है मुंबई में। अब पिता की मौत हो गई तो हिरेन राठौर को वापस इंडिया आना पड़ता है, और इंडिया आने के बाद बाकायदा वो खुद ही जो कल्याण कोर्ट है वहां जाता है और खुद को कहता है कि इस केस में आपको सच्चाई जानने के लिए मेरी जरूरत है, तो मैं अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हो अपनी तरफ से। ये कोर्ट में एक अर्जी डाल देता है। कोर्ट में जब ये अर्जी डाल दिया तो कोर्ट ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और जो एक्यूज जिसको पुलिस शक के घेरे में लेके चल रही है, और वही आता है और कहता है कि आपके हाथों मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए। तो अप्रैल 2010 की बात है, ये शुरुआत की। 7 अप्रैल को जब वो भारत आया था हिरेन, और आने के बाद इसने 9 अप्रैल को कोर्ट में ये कहा था कि मैं नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूँ। इसके बाद पुलिस ने, चूंकि वो रजिस्टर गायब थी अटेंडेंस की और ये अमेरिका से लौटा था, इस चीज में कई चीजें ऐसी हुई जिसमें लगा था कि शक के घेरे में है, और अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट बंद करने से मना कर दिया, आप जांच आगे बढ़ाइए, अदालत ने कहा। तो और कुछ पुलिस के पास था नहीं। पुलिस ने क्या किया कि हिरेन राठौर के लौटते ही 20 अप्रैल 2010 को उसको गिरफ्तार कर लिया और कहा कि हम आपको स्नेहल के मर्डर केस में अरेस्ट करते हैं। अब उसको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। अब जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसको 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली। 27 अप्रैल तक वो पुलिस कस्टडी में रहा। इसके बाद फिर 7 दिन के बाद जुडिशल कस्टडी में उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन इस दौरान ये थी कि सिर्फ एक अटेंडेंस रजिस्टर गायब है, उसका मौकाए वारदात पर मौजूदगी और कोई भी ऐसा डिटेल नहीं मिल रहा है कि हिरेन राठौर ने ये कत्ल किया है। हालांकि दूसरी तरफ शक सबसे ज्यादा उसके ऊपर ही है। आखिर उसी 19 जुलाई 2007 का ही रजिस्टर अटेंडेंस रजिस्टर क्यों गायब है? क्यों उसका 2 दिन तक ही मोबाइल बंद था, स्विच ऑफ था? क्यों, क्या उसने लोकेशन छुपाने के लिए ऐसा किया था? तो ये सारी ग्राउंड थी जिसके ऊपर अरेस्ट किया था। तो फिर 20 अप्रैल को उसको अरेस्ट किया, 27 अप्रैल को ये जेल चला गया, लेकिन कोई प्रूफ था नहीं। तो लगभग महीने भर जेल में रहा। उसके बाद 26 मई 2010 को पुलिस ने भी कहा कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो कोर्ट ने बेल दे दिया हिरेन को, और हिरेन राठौर जमानत पर बाहर आ गया 2010-26 में। बाहर आने के बाद अब हिरेन ने एक काम और किया। जब वो यहाँ आया अप्रैल में इंडिया अपने पिता के मौत के बाद, तब उसने कहा कि मैं खुद से ही अपनी नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूँ। अच्छा, एक कानून है कि नार्को टेस्ट कराने के लिए सामने वाले की इजाजत जरूरी है। तो जब इसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद फिर बेल मिल गया, तो पुलिस ने कहा कि आपका नार्को टेस्ट कराते हैं। इसने वो एप्लीकेशन वापस ले लिया जो कोर्ट में कहा था कि मैं नार्को कराने के लिए अपनी मर्जी से कहा था कि मैं नार्को कराने के लिए तैयार हूं। अब उसने दूसरा एप्लीकेशन दिया कि मैं अब इस चीज से पीछे हटता हूं और इसमें कानून जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो अब अचानक इसने जमानत के बाद नार्को टेस्ट से मना कर दिया, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अब उसके बाद वो बाहर, पुलिस जांच करती रही। आज लगभग 17 साल हो गए इस केस के। अब भी पुलिस के राडार पर 4 नाम हैं, और वही चारों नाम जो पहले दिन से हैं। स्नेहल के पिता हिंदूराव गवारे, माँ कल्पना, माँ का जिसके साथ अफेयर बताया गया अनिल, और चौथा स्नेहल का बॉयफ्रेंड हिरेन। और इनमें सबसे ज्यादा जो लोकल पुलिस को शक है वो है, सबसे ऊपर अगर उस सस्पेक्ट के लिस्ट में किसी के खिलाफ पुख्ता लगता है तो वो उसकी नज़र में जो है वो उसका बॉयफ्रेंड हिरेन राठौर। लेकिन उसके पीछे की वजह सिर्फ एक है, सेम उसी दिन का अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ गायब है, और 2 दिन मोबाइल क्यों बंद था। लेकिन
एक रजिस्टर गायब होने और 2 दिन मोबाइल बंद होने से किसी को कातिल कातिल नहीं ठहराया जा सकता। सबूत कभी पुलिस तलाश नहीं कर पाई। उसके बाद कोर्ट में जब भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई तो कोर्ट ने हमेशा यही कहा कि आप अपनी आंखें खुली रखिए, पता कीजिए, जब भी इसमें कुछ नया अपडेट आता है तो आप हमें बताइए। खैर, आज की हम अपने इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज।